वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, क्या फैक्टर्स होते हैं और किस तरह से होते हैं इवेपोरेशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें आज हमने इसमें डिस्कस करनी है। इवेपोरेशन सबसे पहले क्या चीज़ है, क्या डेफिनेशन क्या है इसकी। द चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड फेज इनटू द वेपर फेज इज कॉल्ड इवेपोरेशन, ठीक है। क्या मतलब है कि आपने पानी रखा हुआ है किसी बर्तन के अंदर, वो पानी क्या हो जाए, बुखारात में चेंज हो जाए, वेपर्स में तब्दील हो जाए, उसको हम कहते हैं ये क्या है, इवेपोरेशन है। अब इवेपोरेशन बेसिकली आप लोग ये देखते होंगे, आप पानी को बॉईल करने रख रहे हैं, ठीक है। तो पानी बॉईल हो रहा है, तो आप उसको किसी खास टेम्परेचर पे रख रहे हैं, तो वो क्या करें, मॉलिक्यूल्स एनर्जी ले रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ रही है। फिर कौन से मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होते हैं, सारा पानी क्यों एकदम से क्यों नहीं होता, ठीक है। ये सारी चीज़ें आज हमने इसमें डिस्कस करनी है। अब सबसे पहले देखिए कि इवेपोरेशन बेसिकली क्या है, कि लिक्विड का वेपर्स में चेंज होना, लिक्विड का वेपर्स में चेंज होना कहलाता है इवेपोरेशन। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास जो वाटर है वो लिक्विड फेज में है और हमने इसको हीट दी, ठीक है, हमने इसको बॉईल किया और ये चेंज हो जाएगा गैसियस फेज में, और जो इसमें हीट एनर्जी आएगी इसकी वो क्या आएगी, डेल्टा एच वेपोरेशन। एंथैल्पी चेंज किसका है, इवेपोरेशन का। 40.7 किलो जूल पर मोल, ये हीट का यूनिट आ गया साहब, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो गई, एग्जांपल हो गई। अब देखिए, जब भी हम किसी बर्तन में पानी लेंगे और उसे हीट करेंगे तो इसके अंदर वाटर वेपर्स यहाँ पे, ठीक है, सारे सॉरी वाटर मॉलिक्यूल्स ये हैं सारे। अब वाटर मॉलिक्यूल्स बेसिकली ये वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए, इसके अंदर क्या करेंगे, हीट से एनर्जी लेंगे और इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, ये ऊपर की तरफ मूव करेंगे, यहाँ पे बबल्स आके बनेंगे और फिर ये फट जाएंगे। इसी तरीके से नीचे जो वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, एनर्जी लेंगे, उनकी एनर्जी थोड़ी सी बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ने के बाद क्या होगा कि वो सरफेस पे आते हैं, वाटर के बबल्स बनते हैं और फट जाते हैं। इस तरीके से वाटर बबल्स बनते जाते हैं और फटते जाते हैं ऊपर आके, सरफेस पे आके। अब होगा क्या कि जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। अब ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से बढ़ जाए, कि सबके भी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गई, पहले हीट जा रही थी, ये इन्होंने यहाँ तक पहुंचाई, यहाँ तक पहुंचाई, यहाँ तक पहुंचाई, सारे में मिक्सअप होने के बाद जब सबकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से जो जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है, ये जो ज़्यादा जिनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी वो फिर क्या करते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं, वेपर्स में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और इवेपोरेशन आपको पता है कंडेंसेशन का उल्ट है। तो कंडेंसेशन बेसिकली क्या होता है कि वेपर्स जा रहे हैं, ढक्कन से टकराएंगे, वहां पे जाके उससे टकराने के बाद उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी और ये दोबारा से लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। तो जो ढक्कन होगा, आप देखते हैं जब भी पानी बॉईल करते हैं किसी भी बर्तन में, तो उसके ढक्कन को उठा के देखिए तो उसकी बैक साइड में छोटे छोटे ड्रॉप्स होते हैं। वो पानी वो तो ऐसे तो नहीं हुआ ना, उछल उछल के ऊपर लग गए, ठीक है। वो पानी बेसिकली पानी पहले चेंज हुआ था बुखारात में, और बुखारात दोबारा से चेंज कंडेंस हुए थे वाटर मॉलिक्यूल्स में, तो उसको हम कहते हैं वो है कंडेंसेशन। अब इसी तरीके से जब पानी की मॉलिक्यूल जो कि काइनेटिक एनर्जी जिनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से बढ़ गई थी वो क्या हो गए, एवेपोरेट हो गए, तो इसको हम कहते हैं ये है इवेपोरेशन। अब एक क्वेश्चन आता है, एक इसमें ये एक दो चीजें हैं कि जो इवेपोरेशन है ये ऑल टेम्परेचर पे होता है, कंटिन्यूअसली हो रहा होता है। आप देखते हैं, आप उसे हीट पे रखते हैं, पानी को बॉईल करने रखते हैं तो भी वेपर्स बनेंगे, धूप में थोड़ी देर वैसे रखते हैं, रूम टेम्परेचर पे रखते हैं, थोड़े थोड़े वेपर्स बनेंगे उसके। तो पानी जो है हर टेम्परेचर पर इवेपोरेट होता है, इसीलिए इवेपोरेशन कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक हो गया, इवेपोरेशन कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसके बाद हमारे पास आता है कि इवेपोरेशन कूलिंग कॉज करता है, ठीक है। गर्मियों में जैसे पसीने आए होते हैं फुल, तो आप पंखे के नीचे आके बैठते हैं तो आपको ठंडक महसूस होती है। आप नहा के आए, ठीक है, वाटर वेपर्स वाटर ड्रॉप्स हैं आपकी बॉडी के ऊपर अभी, और आप पंखे के आगे बैठेंगे तो आपको थोड़ी सर्दी महसूस होगी, ठीक है, ठंडक महसूस होगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या क्या रीजन है इसकी, इवेपोरेशन कॉज कूलिंग।
इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है, फॉर एग्जाम्पल ये एक पार्ट है बॉडी का, ठीक है, यहाँ पे ना वाटर वेपर्स हैं, पानी के ड्रॉप्स हैं छोटे छोटे, ठीक है। अब होगा क्या कि ये मैंने बताया पहले कि मॉलिक्यूल्स कौन से इवेपोरेट होते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज से बढ़ जाती है, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज से बढ़ गई और ये क्या हो गए? इवेपोरेट हो गए, ठीक है। कौन से थे ये? हाई काइनेटिक एनर्जी वाले, ठीक है, ये क्या हो गए? इवेपोरेट हो गए। पीछे कौन से बच गए? लो काइनेटिक एनर्जी वाले, लेफ्ट बिहाइंड, पीछे बच जाते हैं। अब होगा क्या कि ये इक्विलिब्रियम में आने के में बिल्कुल इक्वलाइज करने के लिए ये क्या करते हैं? सराउंडिंग से टेम्परेचर लेते हैं। जब ये सराउंडिंग से टेम्परेचर लेंगे तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। तो इसी वजह से फिर क्या महसूस होती है? ठंडक महसूस होती है कि हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स तो इवेपोरेट हो गए, पीछे कौन से बच गया? लो काइनेटिक एनर्जी वाले, और लो काइनेटिक एनर्जी वाले सराउंडिंग से टेम्परेचर लेते हैं, सराउंडिंग का फिर कम हो गया, बाहर सर्दी होगी तो हमें सर्दी लगेगी, बाहर गर्मी होगी तो हमें गर्मी लगेगी, ऐसे ही है ना। तो इसीलिए इवेपोरेशन क्या है? ठंडक पैदा करने वाला अमल है, इसलिए हम कहते हैं इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। ये दो इसके अंदर इंपॉर्टेंट बातें थी इस टॉपिक में। इसके बाद आते हैं इसके फैक्टर्स, ठीक है। फैक्टर्स में हमारे पास सबसे पहले आता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होता है? सतही रकबा, ठीक है। अब आप एक तो पानी रख देते हैं कप में और दूसरा आप पानी रख देते हैं किसी टब में, ठीक है। तो पानी जल्दी कौन सा इवेपोरेट होगा? जाहिर सी बात है जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। तो इट्स मीन इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। क्लियर? इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट यानी कि बर्तन ज्यादा जगह है, खुली जगह है, मॉलिक्यूल्स को ज्यादा जगह मिल जाएगी वेपोराइज होने की, निकलने की, बाहर मूव करने की, तो वहाँ पे जो वेपोरेशन है वो ज्यादा होगी। जबकि जब कम सरफेस एरिया होगा तो उनको कम जगह मिलेगी कि वो निकल सके, बाहर जा सके, ठीक है। तो इनमें वेपोरेशन कम होगी। तो इसलिए हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? एक चीज बढ़े तो दूसरी भी बढ़े, एक कम हो तो दूसरी भी कम हो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड आता है बेटा वो है टेम्परेचर। एक आप पानी रख दें कमरे के अंदर, ठीक है, या बाहर कहीं भी, और एक आप रख दें चूल्हे पे पानी, तो जल्दी इवेपोरेट कौन सा होगा? वो जिसे टेम्परेचर दिया जा रहा है। जाहिर सी बात है काइनेटिक एनर्जी जब ज्यादा होगी जिनकी वो उतनी जल्दी इवेपोरेट हो जाएंगे, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी कैसे? जो कि टेम्परेचर पे होंगे। तो हम कह सकते हैं टेम्परेचर इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। जितना ज्यादा टेम्परेचर इवेपोरेशन उतनी ज्यादा, इवेपोरेशन, ठीक है। जितना टेम्परेचर कम उतनी इवेपोरेशन भी कम। फिर थर्ड पॉइंट हमारे पास इसका आता है, थर्ड जो फैक्टर है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं? जो दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ के रखती हैं। तो एक तो वो मतलब हमारे पास मॉलिक्यूल है जिसमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है, और एक ऐसा है जिसमें बहुत वीकर फोर्सेस है। तो आपके ख्याल में पहले कौन सा इवेपोरेट होगा? जाहिर सी बात है जिसको तोड़ना आसान होगा, जिसमें वीक फोर्सेस होंगी, ठीक है। तो अब वीक फोर्सेस वाले हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, पोलर नॉन पोलर में भी समटाइम करते हैं, या हम डायरेक्टली ये भी कह देते हैं जिनमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी, ठीक है, वो जल्दी इवेपोरेट होंगे, जिनमें स्ट्रॉन्ग होगी वो देर में, क्योंकि तोड़ना जब मुश्किल है, बॉडी नहीं टूटेगा, दोनों मॉलिक्यूल्स ही सेपरेट नहीं होंगे तो वो बॉयल कैसे होगा, और बॉयल नहीं होगा तो इवेपोरेट कैसे होगा? क्लियर? इसके बाद फिर पोलर और नॉन पोलर के लिहाज से डिफरेंशिएट करें। पोलर जो होते हैं पोल्स वाले होते हैं जिनमें पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव पोल्स होते हैं, और वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है बनिस्बत नॉन पोलर के। तो इसीलिए जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका इवेपोरेशन कम होती है, नॉन पोलर की इवेपोरेशन ज्यादा होती है। क्लियर? तो ये तीन फैक्टर्स और डेफिनेशन, एग्जाम्पल और ये दो रीजनिंग क्वेश्चंस, ये इस टॉपिक में से इंपॉर्टेंट चीजें हैं।